हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो आ गया है। और मैं आज आपको विद इन 45 मिनट्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पूरा का पूरा एज पर एनसीईआरटी एक एक लाइन एनसीईआरटी से पढ़ के समझा दूंगा। मैं जानता हूं आपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पहले कभी नहीं पढ़ा और ये बिल्कुल नया टॉपिक है जो कि सीयूईटी 2025 में बिजनेस स्टडीज के अंदर दिया हुआ है। मैं सारी बातें बता दूं आपको। सबसे पहले इस चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखा जाएगा पेपर में। 3 to 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। पहले 50 में से 40 क्वेश्चंस ही करने होते थे तो बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते थे, नया क्या ही पढ़ना। लेकिन इस साल सीयूईटी में 50 के 50 क्वेश्चंस मैंडेटरी है। तो मैं आपको ये ऐसे कराऊंगा, बिल्कुल धीरे धीरे एक एक लाइन एनसीईआरटी से पढ़ के। एनसीईआरटी का सारा नोट है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आपने अच्छे से कर लिया अभी वाली वीडियो में, और एक बार इसमें से सारे नोट कॉपी निकाल के ना कुछ कुछ मैं लिखवाऊंगा, बोलूंगा इसको लिखना, तो आप उसको लिख के रख लोगे। और शाम को आज मैं इसके टॉप 50 एमसीक्यू करा दूंगा, 50 टॉप एमसीक्यू करा दूंगा शाम को, और अभी समझा दूंगा। तो आज में ही शाम 7-8 बजे तक आपका ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल के पेपर में, आने वाले जो भी पेपर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, उसमें मतलब सीयूईटी का, उसमें बिजनेस स्टडीज में इसके इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना लोगे, दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, वो एक प्रोसेस है। ध्यान रखना, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है क्लास? एक प्रोसेस है ऑफ सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम परसुइंग एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। सीधी सीधी बात है, आप अपना खुद का काम कर रहे हो, अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और मैं जो ये काम कर रहा हूं, मैं मालिक हूं, जो मैं रिस्क ले रहा हूं, सारी चीजों को अरेंज कर रहा हूं, लैंड, लेबर, कैपिटल, और मैं खुद मालिक हूं तो एंटरप्रेन्योर हूं। मैं इन सबको मिला रहा हूं, एक जगह इकट्ठा कर रहा हूं, इन सबको जोड़ रहा हूं, तो इस चीज को क्या बोलते हैं क्लास? मुझे क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर। और जो मैं ये पूरा का पूरा काम कर रहा हूं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। और इस पूरे चैप्टर में हम यही बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योर कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, तो उसके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। तो कुल मिला के इस चैप्टर में एंटरप्रेन्योर के बारे में और क्लास वो जो प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप जिसको बोलते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। द पर्सन हु सेटअप हिज बिजनेस इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। तो जो बिजनेस सेटअप कर रहा है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस दैट इज बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड एंटरप्राइज। ठीक हो? तो यहां पे देखो 3 चीज है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? द पर्सन, एक्टर और सब्जेक्ट। देखना, एसबीओ एनालॉजी कहते हैं क्लास इसको। एसवीओ, एस फॉर क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? एंटरप्रेन्योर। और वो जो काम करता है पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, एक्ट है, उसको बोलते हैं वर्ब। और वो क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। और जो आउटकम निकल के आता है, ऑब्जेक्ट निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज। यानी कि आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज। It is an interesting note that entrepreneurship, beside providing self employment to the entrepreneur, मतलब मैं खुद को जॉब दे रहा हूं, मैं अपने बिजनेस में, लाइक मैंने स्कूल खोला, कोचिंग खोला, और मैं उसमें खुद भी काम कर रहा हूं, तो मैं खुद को जॉब दे रहा हूं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है एंटरप्रेन्योरशिप खुद को। रेस्पॉन्सिबल टू द ग्रेट एक्सटेंट ऑफ क्रिएशन, एक्सपेंशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर अदर टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। ध्यान रखना कि एंटरप्रेन्योरशिप में 2 अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा क्या है? प्रोफेशन। रोजगार भी मिलता है और एक एंटरप्रेन्योर भी एक प्रोफेशन है। तो यानी कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, या बिजनेसमैन कह लो। तो ये 2 पॉइंट आपको क्लास एमसीक्यू में भी देखने को मिल सकता है। और ये एक एक लाइन एनसीईआरटी से कट कॉपी पेस्ट है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं इसमें कुछ भी चीज अलग से अपनी मर्जी से कराऊं, क्योंकि पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो यही लाइन से सीधा उठ के आएगा। ठीक है? तो एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैं बता भी रहा हूं साथ साथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, 2 अदर एक्टिविटी परफॉर्म करता है, क्या क्या? एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। ईच बिजनेस गिव राइज टू द अदर बिजनेस ऑफ द सप्लाई। देखो, कोई भी अगर हम बिजनेस करते हैं ना, तो एक बिजनेस से कई सारे अलग अलग बिजनेस भी अपने आप बन जाते हैं। ठीक है? जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैंने जो अपना पूरा का पूरा सेटअप बनाया, तो 4 लोग मेरे पास काम करते हैं आके, है ना। इसके अलावा मैं कैमरा खरीदता हूं तो कैमरे वाले का धंधा हो रहा है, एसी खरीदता हूं एसी वाला धंधा हो रहा है,
पैनल खरीद रहा हूँ तो पैनल वालों का धंधा हो रहा है। तो एक बिजनेस जब आता है ना तो साथ में 4 अलग अलग लोगों को भी रोजगार देता है, उनका भी बिजनेस जनरेट होता है। ईच बिजनेस गिव्स राइज टू द अदर बिजनेस, द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, सर्विस प्रोवाइडर, बी द ट्रांसपोर्ट, कोरियर, टेलीकॉम, डिस्ट्रीब्यूटर, मिडलमैन एंड एडवर्टाइजिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म, एडवोकेट, इन सबका धंधा बढ़ता है। तो जब आप कोई एक बिजनेस करते हो ना तो इतने सारे बिजनेस आपके अपने आप बन जाते हैं। तो एंटरप्रेन्योर कई सारे बिजनेसेस को क्रिएट करता है। इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बिकम क्रूशियल फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। तो किसी भी नेशन के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस है वो बहुत क्रूशियल है। वो रोजगार भी देता है, प्रोफेशन भी क्रिएट करता है और कई कई अदर बिजनेसेस को भी मौका देता है काम करने के लिए। ट्रेडिशनली वी बिलीव दैट एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न। पहले माना जाता था कि एंटरप्रेन्योर भैया बनते हैं, पैदा होते हैं, बनते नहीं है, मतलब वो पैदा ही होते हैं एंटरप्रेन्योर बन के। लेकिन ऐसा नहीं है। व्हेन यू मेक दिस चॉइस द बिकमिंग एंटरप्रेन्योर टू बिकम अ जॉब प्रोवाइडर। देखो एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ध्यान रखना, पेपर में आएगा, जॉब प्रोवाइडर रेदर देन जॉब सीकर। वो जॉब देता है ना कि जॉब ढूंढता है। बिसाइडिंग एंजॉयिंग द होस्ट ऑफ द फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड। तो फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड तो मिलता ही मिलता है, साथ में क्लास वो जॉब भी प्रोवाइड करता है। मैं आपको एक एक लाइन इंटरेस्टिंग बना दूंगा, आप देखो, आप एक एक चीज देखो, कितना मजा आएगा आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने में, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। और इसके अलावा कुछ पढ़ने जो होते हैं एक ही अपने सारे दोस्तों में ही शेयर करना, इसको एक बार हो सके तो फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना और हो सके कॉपी में लिखते चले जाओ, जो जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना उसको लिखते चले जाओ। जैसे मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट है, ये क्लास वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और दूसरा मैंने ये 2 पॉइंट बताया, क्लास एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन, और फिर यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जॉब प्रोवाइड करता है, ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप कई बिजनेसेस को और जन्म देता है। अगला है द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, और चौथा क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। हाउएवर इट शुड बी सरप्राइज यू दैट एज रिगार्ड ईच फ्रेंच ओरिजिन द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप डेराइव फ्रॉम द वर्ब क्लास एंटरप्रेन्योर। ध्यान रखना इस लाइन से बना, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं जिसका ब्लॉग बना रहा हूं उसको लिख लेना। इस मीनिंग से बना है, इसका मतलब क्या है, टू अंडरटेक, pretend not to the economics but to undertaking the military expedition। तो पहले क्लास इकोनॉमिक्स में यूज नहीं होता था 18th सेंचुरी में। ध्यान रखना 18वीं सदी में फ्रेंच इकोनॉमिक्स रिचर्ड कैंटिलियन, ध्यान रखना रिचर्ड कैंटिलियन, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, फॉर्मली डिफाइन द एंटरप्रेन्योर, और ये डेफिनेशन उनकी है। ये पूछा जा सकता है किसका डेफिनेशन है, ये रिचर्ड कैंटिलियन का। एंटरप्रेन्योर कौन है, एजेंट है हु बाय मींस ऑफ प्रोडक्शन एट सर्टेन प्राइस इन ऑर्डर टू सेल द प्रोड्यूस एट अनसर्टेन प्राइस इन द फ्यूचर। तो भैया एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा एंटरप्रेन्योर एक ऐसा एजेंट है जो प्रोडक्शन, जो रिसोर्सेज को खरीदता है सर्टेन प्राइस पे और अनसर्टेन प्राइस पे क्लास फ्यूचर में उसको बेचता है। मतलब कि सस्ता खरीदा महंगा बेचा, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन भी करता है, वही एंटरप्रेन्योर का काम है। और दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। वी वुड लाइक टू डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप एज अ सिस्टमैटिक, पर्पसफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी। सिस्टमैटिक है, पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसे रैंडमली हवा में कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाता, पढ़ाई करना पड़ता है, समझना पड़ता है चीजों को, एक पर्पस होता है, क्रिएटिविटी होती है, ऑफ आइडेंटिफाइंग ए नीड, लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करो, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करो और प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करो इन व्यू टू डिलीवरिंग द वैल्यू टू द कस्टमर। कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करो, इन्वेस्टर्स को रिटर्न प्रोवाइड करो, प्रॉफिट दो खुद को विद द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद द बिजनेस। तो सोचो ना एंटरप्रेन्योर कितना रिस्क लेता है, हर किसी को पेमेंट करनी है, इन्वेस्टर्स को, खुद को, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है अलग अलग उनको, रिस्क को भी देखना है, सोसाइटी में कस्टमर को वैल्यू भी देनी है, ये सारा का सारा काम एंटरप्रेन्योर का होता है, राइट। अब ये है इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्लास, सिस्टमैटिक एक्टिविटी। इट इज अ सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। इट हैज सर्टेन क्लास टेम्परामेंटल स्किल्स एंड अदर नॉलेज। पढ़ाई करनी पड़ती है, कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट होती है, दैट कैन बी एक्वायर्ड, लर्नड एंड डेवलप बोथ बाय फॉर्मल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग। तो फॉर्मल एजुकेशन मतलब जो आप अभी जैसे पढ़ रहे हो, और वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, एज वेल एज ऑब्जर्वेशन वर्क एक्सपीरियंस। such an understanding of the process entrepreneurship is crucial for dispelling the myth that entrepreneurs are born rather than made। तो entrepreneur को बनाया जाता है, वो born नहीं होते। तो इस मिसकंसेप्शन को दूर करता है सिस्टमेटिक एक्ट। जहां पे बात हो ना किसी पढ़ने की, कि पढ़ाई करके सिस्टमेटिक नॉलेज लेके, ट्रेनिंग लेके, तो कौन सा फीचर होगा, सिस्टमेटिक एक्टिविटी। अगला है लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। पर्पस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिंग वैल्यू फॉर पर्सनल प्रॉफिट एंड सोशल गेन। तो ध्यान रखना पर्सनल प्रॉफिट के साथ साथ सोशल गेन भी है जो मार्केटिंग के अंदर होता है, लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। थर्ड इज इनोवेशन। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म द इनोवेशन में बी कॉस्ट सेविंग और रेवेन्यू इनहैंसिंग। जो इनोवेशन है ना
वो कॉस्ट सेविंग और रेवेन्यू इनहेंसिंग है। आप जब इनोवेशन करते हो तो कॉस्ट भी कम होती है आपकी और आप रेवेन्यू भी जनरेट करते हो। एंटरप्रेन्योरशिप इज ए क्रिएटिव इन द सेंस दैट इट इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ वैल्यू। देखो क्रिएटिविटी होती है एंटरप्रेन्योरशिप में क्योंकि वो एक वैल्यू क्रिएट करता है, वो ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है जिससे कस्टमर की नीड और यूटिलिटी पूरी की जाती है और उसके लिए पैसे देता है। एवरी एंटरप्रेन्योर एक्ट रिजल्ट्स इन इनकम एंड वेल्थ जनरेशन इवन व्हेन इनोवेशन डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। फॉर कई बार ना इनोवेशन ना एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को बर्बाद कर देता है बट नई इंडस्ट्री को भी जन्म देता है। जैसे जेरोक्स मशीन डिस्ट्रॉयड द कार्बन पेपर इंडस्ट्री, मोबाइल टेलीफोन थ्रेटन द लैंडलाइन बेसिक टेलीफोनी, नेट गेन accruing to the economy lend such entrepreneurial actions as commendable as the act of the creative destruction। तो ये creative destruction है, यानी कि पुरानी चीज को हम लोग खत्म करते हैं और एक नई क्रिएटिविटी को पैदा करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। तो ये फीचर है एंटरप्रेन्योरशिप का। अगला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं। प्रोडक्शन इंप्लाइज क्रिएशन ऑफ फॉर्म, प्लेस, टाइम, पर्सनल यूटिलिटी रिक्वायर द कंबाइंड यूटिलाइजेशन ऑफ diverse factors of production, land, labor, capital and technology. Entrepreneur in response to perceive business opportunity mobilize these resources into production। भाई resources को arrange करता है और production करता है, मतलब organization of production। अगला रिस्क टेकिंग, ऑब्वियसली एज द एंटरप्रेन्योर। मेरे मॉक्स में ना इसके काफी क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लीज एसपीसीसी ऐप पे जो मॉक्स है उनको बनाओ ताकि आप अलग अलग क्वेश्चंस को देख सको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के। एज द एंटरप्रेन्योर कॉन्ट्रैक्ट्स for an assured supply of the various input for his project, he ensured that the risk paying them off whether or not the venture succeeds। तो भैया रिस्क कितना लेना है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है और एंटरप्रेन्योर हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। ऐसा बिलीव किया जाता है कि एंटरप्रेन्योर हाई रिस्क लेता है बट वो कैलकुलेटेड और मॉडरेटेड रिस्क लेता है। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट पॉसिबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट रूइन मे बी रेयर एज एंटरप्रेन्योर डज एवरीथिंग विद इन हिज कंट्रोल टू डी रिस्क द बिजनेस। भाई बिजनेस में ना बहुत रिस्क होता है, ज्यादातर लोग बिजनेस नहीं कर पाते क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर जो है बहुत छुपा होता है, लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। व्हाट इज जनरली इंप्लाई बाय द रिस्क टेकिंग इज दैट रियलाइज प्रॉफिट मे बी लेस देन द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। रिस्क का मतलब क्या है, मुनाफा बहुत कम होगा, सोचा था उससे भी कम, खर्चे भी नहीं निकलेंगे। इट इज जनरली बिलीव दैट द एंटरप्रेन्योर टेक हाई रिस्क। यस, individuals opting for a career in entrepreneurship take a bigger risk than involving career in employment। ध्यान रखना, अगर कोई किसी एम्प्लॉयमेंट में और प्रोफेशन में जा रहा है तो वहां रिस्क बहुत कम है, नौकरी में रिस्क बहुत कम है, लेकिन अपना खुद का काम करोगे ना तो रिस्क बहुत ज्यादा है, प्रोफेशन में जाओगे रिस्क बहुत ज्यादा है। देयर इज नो अश्योर पे ऑफ। भाई आप एंटरप्रेन्योरशिप में आपको नहीं पता क्या मिलेगा, आपको घर से लगाना ही है कई कई सालों तक, क्या पता कभी कुछ मिले ही ना, आपको बंद करना पड़े अपना बिजनेस। लेकिन नौकरी कर रहे हो, प्रोफेशन में हो किसी में, तो आप जाओगे तो ऑब्वियसली आपको पहले दिन से पैसा मिलना, सैलरी मिलना चालू हो जाएगा। बट व्हाट द पर्सन हैज टेकन इज कैलकुलेटेड रिस्क। ध्यान रखना एंटरप्रेन्योरशिप कौन सा रिस्क लेता है, कैलकुलेटेड रिस्क। व्हाइल these spectators are in the of the high risk, the artists have taken the calculated risk given in their training, skills and of course confidence and daring। It is said that entrepreneurs thrive on circumstances where odd favoring and against success area even, that is 50-50 situation। तो 50-50 situation भी कहीं पे अगर होती है ना तो भी entrepreneurship वहां पे काम करता है, उसको क्लास 100% सक्सेस में कन्वर्ट करता है। They avoid the situation with higher risk, वो higher risk नहीं लेता। They hate failure as anyone would do। ऑब्वियसली हर किसी की तरफ वो भी फेलियर्स को फेस नहीं करना चाहे। डिसलाइक लोअर रिस्क सिचुएशन, वो लोअर रिस्क भी नहीं चाहते। सीजेस टू द गेम फन रिस्क एज सच मोर देन द फाइनेंशियल स्टेक बिकम्स अ मैटर ऑफ पर्सन स्टेक वेयर लेस देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस कॉज डिसप्लेजर एंड डिस्ट्रेस। तो इसका मतलब वो मॉडरेट रिस्क लेता है, ना वो लोअर रिस्क लेता है ना वो हायर रिस्क लेता है। अब ये फीचर्स के सारे पॉइंट अपनी कॉपी में एक बार लिख लेना क्लास, ये इंपॉर्टेंट। और एनसीईआरटी के 3-4 लाइन जो जहां से कीवर्ड बन सकते हैं वो मैंने आपको वहां पे लिख के दे दिया। अब इससे भी क्वेश्चन पूछा सकता है, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं डिफरेंस की बात करूं, पहला फोकस है ये बिजनेस स्टार्टअप पे फोकस करते हैं या ऑनगोइंग ऑपरेशंस पे जाके काम करते हैं। रिसोर्स ओरिएंटेशन, एंटरप्रेन्योरशिप डज नॉट फील कॉन्स्ट्रेंट बाय द रिसोर्स, एंटरप्रेन्योरशिप मोबिलाइज रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है और मैनेजर जो है वो क्लास रिसोर्सेज को अरेंज नहीं करता, जो रिसोर्सेज होता है उसी को क्लास वो खर्च करता है। अप्रोच टू द टास्क, ये इनफॉर्मल, ध्यान रखना एंटरप्रेन्योरशिप इनफॉर्मल अप्रोच रखता है जबकि मैनेजमेंट जो है वो फॉर्मल अप्रोच रखते हैं। प्राइमरी मोटिवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का है किसी टफ चीज को अचीव करना, दैट इज कॉल्ड अचीवमेंट, जबकि इसका क्या होता है क्लास, मैनेजमेंट का पावर। स्टेटस
ये ओनर होता है जबकि ये एम्प्लॉय, चाहे मैनेजमेंट हो चाहे कुछ भी है तो एम्प्लॉय। प्राइमरी इकोनॉमिक रिवॉर्ड इनको मिलता है, प्रॉफिट इनको क्या मिलता है, सैलरी। इनोवेशन ओरिएंटेशन चैलेंजेस द स्टेटस को दैट इज एग्जिस्टिंग। तो भैया यहाँ पे क्या है, जो चैलेंजेस है वो एग्जिस्टिंग है, यह क्लास यहाँ पे मेंटेन स्टेटस को, यानी कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग चैलेंजेस है और यहाँ पे क्लास नए नए चैलेंजेस आते हैं उनको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। रिस्क कंसिडरेशन, रिस्क ओरिएंटेशन की बात करें तो ये रिस्क टेकर है, ये रिस्क अवॉइडर है, ये रिस्क नहीं लेते, ये रिस्क को जो है वो लेते हैं, ठीक है। अगला है, मतलब देखो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो ज्यादा इन्वेंशन इनोवेशन करेगा ना, अगर आप इस पॉइंट में देखो ना तो इन्वेंशन इनोवेशन जो है वो ज्यादा करेगा, जबकि ये क्लास इतना इन्वेंशन इनोवेशन नहीं करते, राइट। बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट कुछ और पॉइंट है। अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग ड्रिवन बाय इंडक्टिव लॉजिक, ये लाइन ध्यान रखना, पेपर में पूछा आता है। एंटरप्रेन्योरशिप में ड्रिवन बाय इंडक्टिव लॉजिक एंड पर्सनल करेज एंड डिटर्मिनेशन। अब इंडक्टिव डिडक्टिव में नहीं जाएंगे, बस आप ध्यान रखना यहाँ पे इंडक्टिव लॉजिक होता है, पर्सनल करेज और डिटर्मिनेशन होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, लेकिन यहाँ पे डिडक्टिव लॉजिक और रिसर्च होता है। स्केल ऑफ ऑपरेशन की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप स्मॉल स्केल पे काम करता है जबकि मैनेजमेंट लार्ज स्केल पे काम करता है। ध्यान रखना, एंटरप्रेन्योरशिप का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो छोटा होता है, स्केल छोटा है, लेकिन यहाँ पे लार्ज ऑपरेशन है मैनेजमेंट का। प्राइमरी स्किल्स रिक्वायरमेंट, अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग, इनिशिएटिव और रिसोर्स नेगोशिएशन, ये प्राइमरी क्लास स्किल्स है जो एंटरप्रेन्योर के पास होना चाहिए। यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग, सिस्टमेटिक डिजाइन एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, पीपल मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का है। स्पेशलाइजेशन ओरिएंटेशन, जर्नलिस्ट हैज नो एंड डू ऑल द ट्रेड बाय हिमसेल्फ, सब क्लास खुद करते हैं, यहाँ पे अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं जो काम करते हैं। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन रिलेशन टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब एंटरप्रेन्योर का काम क्या, तो ये बहुत आसान है, लेकिन आपको एनसीईआरटी की लाइन अंदर की दे देगा, बोलेगा पहचानो कि वो कौन सा फंक्शन है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, यू आर अवेयर दैट एंटरप्रेन्योर यानी ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस, सीधी सी बात हमने पढ़ा भी था कि फीचर्स के अंदर, इन द एब्सेंस ऑफ दिस फंक्शंस ऑल द रिसोर्सेज नेमली लैंड, लेबर, कैपिटल वुड रिमेन आइडल। दे मे नॉट बी इन्वेंटिंग, discovering the product, in their role commercial exploitation of the advancement in science and technology via organizing productive apparatus makes that other resources productive and useful so much so that it is said that absence of entrepreneurial innovations every plant would remain weed and every mineral would remain rock। ध्यान रखना, हर एक मिनरल जो है वो रॉक होता अगर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होता तो, और हर एक प्लांट जो है वो वीड होता। ध्यान रखना, एंटरप्रेन्योरशिप है ना, हर एक प्लांट नहीं तो झाड़ होता, जंगल झाड़ होता, और ये जो जितने भी आप आज मिनरल मिल रहे हैं ना वो सारे के सारे पत्थर होते, वहां मिनरल नहीं मिलते। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप है, इसीलिए इन्वेंशन इनोवेशंस आता है। अब पॉइंट्स क्या क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का, फंक्शन क्या है एंटरप्रेन्योर्स का। पहला काम क्या है, जीडीपी को ग्रोथ में हेल्प करना, कंट्रीब्यूट टू जीडीपी। इंक्रीज इन द जीडीपी इज द मोस्ट कॉमन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यू आर अवेयर दैट इंक्रीज इन जनरेटेड इनकम इज जनरेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता है, कंजप्शन होता है, इसी से इनकम जनरेशन होता है। प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन करने में जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको पैसे दे रहे हैं तो उनकी इनकम जनरेट हो रही है, वो आगे खर्च कर रहे हैं, उनका खर्चा किसी और की इनकम बन रही है। पढ़ा है ना आपने इकोनॉमिक्स में, वही चीज़ है। तो भी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है एंटरप्रेन्योर, जनरेट करता है इनकम पूरी कंपनी के लिए, है ना, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सबके लिए क्लास वो इनकम जनरेट करता है। अगला है इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल फॉर्मेशन में। तो ये अंदर का पॉइंट दे देगा और बोलेगा आप पहचानो। तो एंटरप्रेन्योर डिसीजन इन इफेक्ट इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट ऑगमेंट द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। तो ये लाइन अगर आपको आती है ना लिखी हुई तो समझ जाना केस स्टडी के अंदर ये कौन सी लाइन है, कैपिटल फॉर्मेशन, यानी ये इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देता है। अगला है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, लोगों को रोजगार देता है। जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स, एक एंटरप्रेन्योर कई लोगों के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाता है। आप कोई भी बिजनेस करोगे ना तो आप 10 लोगों से और जुड़े हुए रहोगे, उनका माल आप खरीदोगे तो उनके बिजनेसेस को भी आप बढ़ावा दे रहे हो। जैसे एसी बना तो स्टेबलाइजर इंडस्ट्री भी ग्रो करा, जैसे मोबाइल फोन बना तो मोबाइल फोन के बाद जो मोबाइल फोन के केसेस है, टेम्पर है, ग्लासेस है, उनका इंडस्ट्री भी बढ़ गया, रिपेयरिंग कंपनी का इंडस्ट्री जो है वो भी बढ़ गया। Improvement in economic efficiency. You are aware that efficiency means to have greater output from the same input. एफिशिएंसी अच्छी है मतलब वेस्टेज कम, वेस्टेज कम तो क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा, आपने पढ़ाई है बीएसटी में। एंटरप्रेन्योर इंप्रूव इकोनॉमिक एफिशिएंसी बाय इंप्रूविंग प्रोसेस, रिड्यूसिंग वेस्ट, इंक्रीजिंग यील्ड यानी आउटपुट, ब्रिंगिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस लेके आते हैं, लेबर कैपिटल रेशियोज में क्लास ऑल्टर करते हैं। यू आर अवेयर दैट इफ लेबर इज प्रोवाइडेड विद गुड इंप्लीमेंट्स कैपिटल इज प्रोडक्टिविटी
इंक्रीजेस। तो लेबर को अच्छी मशीनरी देते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अच्छी करते हैं एंटरप्रेन्योर, ताकि आउटपुट जो है वो बढ़ेगा। जैसे शार्क टैंक में देखते नहीं एंटरप्रेन्योर आते हैं अलग अलग। Increasing the spectrum and scope of economic activity. Development doesn't merely means more and better. Development का ये मतलब नहीं है. It also more crucially means diversification. अलग अलग प्रोडक्ट बनाओ, अलग अलग और इकोनॉमिक एक्टिविटी, जियोग्राफिक, सेक्टोरियल और टेक्नोलॉजिकल स्कोप में भी इंप्रूवमेंट आए. So these all are the functions of entrepreneur in relation to economic development. और लास्ट है, नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे impact on local communities. Entrepreneurship in its natural habitat, that is small business, is great class leveler. You may see from the table of marginalized group the small scale. देखो अब entrepreneur क्या करता है क्लास, यहाँ पे छोटे छोटे कई सारे इंडस्ट्रीज बनाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और वहाँ के लोगों को ग्रो करता है, और छोटे छोटे एरिया आसपास के क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं, जिससे लोग बाहर मूवमेंट भी नहीं करते, बाहर जो है वो ब्रेन ड्रेन भी नहीं होता, आसपास रह के वो लोग काम करते हैं. ठीक है. लोकल गवर्नमेंट डू देयर बिट इन डेवलपिंग दिस एंटरप्रेन्योरशिप क्लस्टर. तो सरकार भी उनको ग्रो करती है क्लास, है ना, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप क्लस्टर्स इन इंडिया. इसके अलावा इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर इम्पैक्ट लोकल कम्युनिटीज. तो ध्यान रखना, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लोकल कम्युनिटीज पे भी इम्पैक्ट डालता है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स पे भी, आसपास के लोग वहाँ काम करते हैं. तो सरकार भी उसको प्रमोट करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव लॉन्च करती है. आईटीसी थ्रू देयर ई चौपाल, है ना, जो इंडियन टोबैको कंपनी है, उन्होंने ई चौपाल बना रखा है छोटी छोटी इंडस्ट्री को मतलब कि प्रमोट करने के लिए. ठीक है. एचएलएल ने क्लास शक्ति, और इसके अलावा इनिशिएटिव हैव शॉट टू मोबिलाइज नेटिव एंटरप्रेन्योर्स फॉर इंप्रूविंग अ लॉट ऑफ दोज लाइंग फॉर बॉटम ऑफ द इकोनॉमिक पैरामिड. तो भैया इकोनॉमिक पैरामीटर के बॉटम में जो लोग हैं ना, उन लोगों को धीरे धीरे क्लास आगे की तरफ लेके जाया जाता है. कहने का मतलब है कि अगर एंटरप्रेन्योर है तो काम ये भी है कि जो लोकल कम्युनिटीज है ना उनका, उन पे भी वो इम्पैक्ट डाले. फोस्टरिंग द स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन. एक्सप्लोरेशन के स्पिरिट को फोस्टर करता है एक्सपेरिमेंटेशन और डेयरिंग. एंटरप्रेन्योरशिप ऑब्वियसली रिस्क जो ले रहा है वो डेयरिंग तो है ही. इकोनॉमिक डेवलपमेंट among other things require breaking away from the shackles of traditions and believe that restricted growth. तो अलग सोचता है, आगे निकलता है बाकियों से, एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क लेता है, कुछ नया करता है, और तभी वो क्लास बहुत, कितने सारे लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन अब इतने सारे इलोन मस्क से लेकर क्लास आप जेफ बेजोस तक देखो, सब एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत आगे निकल के. अपने देश में ही देख लो क्लास, मोटा भाई को देख लो, इसके अलावा महिंद्रा देख लो, बिरला, टाटा. अभी एक फुल फॉर्म है, मे भी कहीं पूछ लिया जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा डीपली भी देखो जाना नहीं है, क्योंकि जब तक आप किसी भी चैप्टर को, 12th के जो चैप्टर्स है वो आपने 3-4 बार पढ़ रखे हैं, पूरे साल में कम से कम 3-4 बार पढ़े हैं, उनके टेस्ट दिए हैं, उनके एमसीक्यू बनाए हैं, तो उसका एक स्ट्रॉन्ग आपके अंदर रहेगा. ये थोड़ा सा आपको बोरिंग, थोड़ा हट अलग से लगेगा. क्यों? एक तो लैंग्वेज पूरी की पूरी एनसीईआरटी में, अपने लैंग्वेज में इसको नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि भैया एनसीईआरटी से सीधा सीधा लाइन आएगा, फिर दोबारा एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, जैसे मैंने अकाउंट्स के अंदर पढ़ाया. तो इसलिए मैंने सीधा सीधा देखा. आप इन हेडिंग्स को याद रखना, आपको यही पूछेगा इनमें से कौन सा पॉइंट है फीचर, कौन सा नहीं है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं है, या अंदर की 2 लाइन पढ़ेगा, बोलेगा बताओ ये किस फंक्शन को डिफाइन कर रहा है. तो ये फुल फॉर्म आ सकता है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. अच्छा, अब एंटरप्रेन्योरशिप में ना सबसे जो पहला काम है वो है अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग. एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी हैव बीन एक्टिवली सर्च फॉर, वन में रिले ऑन द पर्सनल ऑब्जर्वेशन, डिस्कवरी और इन्वेंशन. भैया कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, एंटरप्रेन्योर यही जान जाता है कि भैया मौका कहाँ पे है, मौके पे चौका मारना आता है उसको. पर्सनल, प्रोफेशनल, कॉन्टैक्ट, नेटवर्क, एक्सपीरियंस, कई बार सरकार से भी लोग कनेक्शन बना के रखते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे ना 2 चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है. तो सबसे पहली चीज़ है ये प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ अ बिजनेस. किसी भी बिजनेस को सेट करने का प्रोसेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोसेस है, इसमें आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स पूछ सकता है. तो ये आपको याद करना पड़ेगा. अपनी कॉपी निकालो, लिख लो, 1-1.5 घंटा जरूर लगेगा आपको लिख लिख के इसको अच्छे से लर्न करने में. तो सबसे पहला रिसोर्स मोबिलाइजेशन. सबसे पहले रिसोर्सेज को मोबिलाइज करो, रिसोर्सेज को अरेंज करो, स्कैन करो इन्वायरमेंट को, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, प्रोडक्ट और सर्विसेज आइडिया को डेवलप करो. उसको देखो जो भी आइडिया आपने बनाया है ना वो फिजिबल है कि नहीं, वो आइडिया मतलब प्रैक्टिकली वो चलेगा नहीं चलेगा, और साथ में एक बिजनेस प्लान बनाओ. अप्रेजल बाय द फंडिंग एजेंसी से बात करो, है ना. प्रोजेक्ट कमीशनिंग और लॉन्च, प्रोजेक्ट को कमीशन कराओ और क्लास उसको लॉन्च करो प्रोजेक्ट को. और अडॉप्शन एंड मैनेजरल ग्रोथ, ये लास्ट पॉइंट है. तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 3 3 6, इस 7 के 7 पॉइंट आपको लाइन बाय लिखना है, और यही पेपर में आता है. मतलब भले ये चैप्टर कैसा भी हो टेढ़ा मेढ़ा, बट मैं बता रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन आता है. अगर आप उसको करके जाओगे तो पक्की बात है पेपर में आप अटेम्प्ट कर लोगे.
अब यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रोल और फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर इन रिलेशन टू द एंटरप्राइज। अब एंटरप्रेन्योर का रोल क्या है एंटरप्राइज की रिलेशनशिप में? तो डेवलपिंग एक्सचेंज रिलेशनशिप, तो ये एक्सचेंज रिलेशनशिप है, फिर है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर है मैनेजमेंट कंट्रोल, फिर है टेक्नोलॉजी। सबके अपने अपने पॉइंट से ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कौन सा पॉलिटिकल के अंदर नहीं आता, कौन सा टेक्नोलॉजी के अंदर आता है नहीं आता। तो देखो जो रोल है या फंक्शंस है एंटरप्रेन्योर का कंपनी के एंटरप्राइज के लिए, तो सबसे पहला एक्सचेंज रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप बनाना, मार्केट अपॉर्चुनिटीज को देखना, गेनिंग कमांड ओवर स्केयर रिसोर्सेज, इनपुट को परचेज करना, मार्केटिंग करना प्रोडक्ट का, ये सारा हो गया डेवलपिंग एक्सचेंज रिलेशनशिप। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग में ही तो होता है एक्सचेंज। अगला क्या है? पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, अप्रूवल लेना, कहीं पे इनको लैंड चाहिए, जैसे स्कूल जो लोग खोलते हैं वो सस्ते रेट पे लैंड लेते हैं, है ना, तो उनको अप्रूवल लेना, कंसेशन, टैक्सेस, ह्यूमन रिलेशनशिप मेंटेन करना, और कस्टमर और सप्लायर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, मतलब पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। अगला है मैनेजमेंट कंट्रोल, फाइनेंस और प्रोडक्शन, ध्यान रखना फाइनेंस और प्रोडक्शन को मैनेज करना। अगला है टेक्नोलॉजी, अक्वायरिंग, ऑब्जर्वेशन, असेंबलिंग ऑफ फैक्ट्री, तो देखना क्लास सारे के सारे असेंबली सही से लगी हुई नहीं लगी है। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, यानी कि मिनिमाइजिंग द इनपुट विद गिवन प्रोडक्शन प्रोसेस को बेहतर बनाना ताकि आउटपुट आपका ज़्यादा हो, इनपुट पे खर्चा कम आए। अपग्रेडिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस को अपग्रेड करना, प्रोडक्शन क्वालिटी को बढ़ाना, और नया प्रोडक्ट और टेक्निक और नया प्रोडक्ट और लेके आना, नई नई टेक्निक्स को लेके आना, ये सब आपका टेक्नोलॉजी के अंदर हो गया। तो ये लाइन आसान है याद करना, भले ही आपको सर के ऊपर जाए, बट पॉइंट समझ जाओगे कि कौन सा पॉलिटिकल के अंदर आएगा। रिलेशनशिप पॉलिटिकल के अंदर बेसिकली रिलेशन की बात करता है, यहाँ पे फाइनेंस और प्रोडक्शन की बात होती है, यहाँ पे एक्सचेंज रिलेशनशिप, और ये तो बहुत आसान है जहाँ पे टेक्नोलॉजी की, नए प्रोडक्शन की, नए इनोवेशंस इन्वेंशंस की बात होती है, कॉस्ट कम करने की बात होती है, आउटपुट को बढ़ाने की बात होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए आपके। अगला है एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी में आल्सो बी आइडेंटिफाइड थ्रू प्रोसेस ऑफ रिसर्च ऑफ इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एनालिसिस। एक फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, ITES। ठीक है, ITES। अच्छा, अगला क्या है क्लास? आइडेंटिफिकेशन स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफरिंग, ये प्रोडक्ट ऑफरिंग की बात करता है। और while the environment scan leads to the discovery of more generalized business opportunity, there is a need to zero in the specific product services idea। ध्यान रखना क्लास, there is need a zero into the specific productive idea। फिजिबिलिटी एनालिसिस, तो देखो तीन चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहला आपने पढ़ा अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना, फिर आपने पढ़ा आपको आइडेंटिफिकेशन स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफरिंग, तीसरा है फिजिबिलिटी एनालिसिस। देखो यार, फिजिबिलिटी एनालिसिस मतलब जो भी आइडिया आपने लिया हुआ है वो आइडिया फिजिबल है या नहीं है, वो आइडिया काम करेगा नहीं करेगा, और उसके लिए ना आपको ये ध्यान रखना है एस्पेक्ट ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एस्पेक्ट ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस। और इसके अंदर यहाँ पे टेक्निकल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल और लीगल, आपको ये सारी चीज देखना कि इन सब एस्पेक्ट में वो प्रोडक्ट उतर पाता है नहीं उतर। कोई भी प्रोडक्ट आप बनाने की सोच रहे हो तो टेक्निकल देखो, इकोनॉमिकल देखो, फाइनेंशियल देखो, कमर्शियल देखो, और साथ में लीगल कि वो बना सकते नहीं बना सकते, ये सारी की सारी चीजें आपकी आती हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस। अगला है बिजनेस प्लान, ये भी आपको आता है, ये कोई स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ स्टेप नहीं है, ये सारे पॉइंट्स हैं 13 पॉइंट जो बिजनेस प्लान के अंदर आता है। तो कौन सा पॉइंट आता है नहीं आता पूछा जा सकता है। एग्जीक्यूटिव समरी हो गया, बिजनेस बैकग्राउंड हो गया, प्रोडक्ट सर्विसेज टू ऑफर्ड, मार्केट एनालिसिस, सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, प्रोडक्शन ऑपरेशन स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग रिस्क फैक्टर, फंड रिक्वायर्ड, ROI, इसके अलावा यूज ऑफ रिटर्न ऑन एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, एग्जिट रूट क्या है, फाइनेंशियल समरीज, सेल प्रोसीड्स, अपेंडिक्स यानी कि रिपोर्ट ऑन मार्केट, सर्वे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रैक रिकॉर्ड, ये सारी चीजें बिग बिजनेस प्लान के अंदर आती हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे किया जाए उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डज नॉट इमर्ज स्पॉन्टेनियसली, rather it is the outcome of a dynamic process of interaction between the person and the environment. Ultimately the choice of entrepreneurship as a career lie with individual, yet he must see it is the desirable as well as feasible option, कि वो feasible भी है और वो इच्छुक भी है, मतलब वो चाहता है entrepreneurship के अंदर एक
मतलब जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना यार, उनकी लर्निंग, उनको सीखना पसंद है, उनको चैलेंजेस को लेना पसंद है, वो पीछे नहीं हटते, वो फेलियर से घबराते नहीं है और वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, दे आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। तो वो डिजायरेबिलिटी होनी चाहिए और जो आइडिया वो ले रहे हैं जिस चीज को बनाने का, वो फिजिबल होना चाहिए। इन जनरल कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी विद द एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट इज मोर सुटेबल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। जो इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक है ना, जहाँ पे डिमांड सप्लाई फैक्टर्स पे काम चलता है, सरकार ज्यादा टांग अड़ाती नहीं है, यूएस जैसी इकोनॉमी जहाँ पे सारे डिसीजन प्राइवेट प्रोड्यूसर्स लेते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप बनना जो है वो ज्यादा आसान है। लोअर रेट ऑफ टैक्सेशन, सरकार वहां पे टैक्स रेट कम करती है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सस्ते में लोन मिल जाता है, मॉडरेट इन्फ्लेशन स्टिमुलेट एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी, स्पेशली डिजाइन एंड डेडिकेट, तो वो लोग प्रमोट भी करते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, राइट राइट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ध्यान रखना ये ईडीआई, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, ईडीआई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑफ इंडिया दैट कंडक्ट एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। दो नाम है यहाँ पे, ईडीआई जो आपको लिखना है लिखो कॉपी में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और दूसरा है क्लास यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट और ईडीआई, ये दो फुल फॉर्म आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने में मदद करता है, उनको डेवलप करने में हेल्प करता है, राइट। अब पेपर में इस टॉपिक से लिख लो, 100% आपको आएगा ही आएगा। दो टॉपिक है, मोटिवेशन और दूसरा क्लास कॉम्पिटेंसीज। एवरी अपॉर्चुनिटी एंड सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ एवरी रोल एंड फंक्शन हैज कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट, इट इज ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप फॉर एज वेल लाइक कैश और काश। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कॉम्पिटेंस रेफर्स टू कॉम्पोजिट नॉलेज, स्किल्स एंड होस्ट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इंक्लूड एटीट्यूड और मोटिवेशन। देखो अब कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है ना, उसकी कॉम्पिटेंसीज क्या क्या है ध्यान रखना। कॉम्पिटेंसी अप्रोच टू अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन जनरल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर वाज पायनियर्ड बाय डेविड मैकलैंड। ध्यान रखना क्लास, कॉम्पिटेंसी के लिए इन्होंने ये किसने दिया था इसको, डेविड मैकलैंड ने, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट थे, लेट 1960 अर्ली 1970 में। यू विल बी लर्निंग मोर मैकलैंड वर्क व्हेन डिस्कस विद एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन। मैकलैंड ने क्लास Maclean ने set out the defined competency variable that could be used in preceding job performance and that were not biased by race, gender or socio-economic factors. As a result, it becomes more important to learn what person does rather than what he or she is. वो क्या करता है वो मैटर करता है entrepreneurship में जाके वो क्या है. What are the distinct competencies for entrepreneurship in regard one of the refer, ये बिल्कुल NCERT की लाइन है. In this regard, one may refer to efforts of Entrepreneurship Development Institute of India. ये EDI फुल फॉर्म ध्यान रखना, और नेशनल रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस इन एरिया. तो EDI है क्या? EDI एक नेशनल रिसोर्स इंस्टीट्यूशन है इन द एरिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. EDI ने 15 कॉम्पिटेंसीज दी गई है. ध्यान रखना, EDI हैज डेवलप 15 कॉम्पिटेंसीज दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द एंटरप्रेन्योरल परफॉर्मेंस एंड सक्सेस. वो 15 क्या क्या है? पहला है इनिशिएटिव. अब ये आपको बोल देगा कि अंदर का आपको पहचान के लिखना है, राइट. Initiative, acting out of choice rather than compulsion, taking the lead rather than waiting for others to start. भैया लीड ले लो, वेट मत करो मौके का, डिसीजन लो, उसको बेहतर बनाओ, बेहतर डिसीजन, बेहतर मौके का वेट मत करो. दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव. ठीक है. See and acts upon opportunity, a mindset where one is trained to look for the business opportunity from everyday experience, है ना. Recall oranges. तो ये हो गया क्लास आपका see and act on opportunity. अगला है efficiency orientation. 15 पॉइंट है ये, जिसको किसने बताया है क्लास? EDI ने, Entrepreneurship Development of India ने. हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, राइट. हाँ, अगला क्या है? एफिशिएंसी ओरिएंटेशन, कंसर्न फॉर कंजर्वेशन, क्लास कंजर्वेशन ऑफ टाइम, मनी और एफर्ट, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी. सिस्टमैटिक प्लानिंग, ब्रेकिंग अप द कॉम्प्लेक्स होल इनटू पार्ट, है ना. और क्लोज एग्जामिनेशन द पार्ट, भाई टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट में बांट दो, उस पर क्लोज एग्जामाइन करो. दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक प्लानिंग. persistence, जिद और never say to die attitude, not giving up easily, striving continuously until success is achieved. क्लास ये पूरी की पूरी लाइन से पेपर में कई क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, उसको क्या बोलते हैं? persistence. तो ये 15 competencies बहुत इंपॉर्टेंट है. अगला है information seeking, knowing and knowing who knows, consulting experts, reading relevant material and overall openness to ideas and information. तो इस information, entrepreneurs हमेशा information ढूंढता है. यहाँ पे concern
फॉर हाई क्वालिटी, एंटरप्रेन्योर का जो कंसर्न होता है ना वो हाई क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए होता है, ना कि लो क्वालिटी ऑफ वर्क। कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट, टेकिंग पर्सनल पेन टू complete a task as scheduled, attending to production, marketing and financial aspect of the overall business strategy the whole। तो ये हो गया कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्जर्विंग द सिम्टम, डायग्नोसिंग एंड क्योरिंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सिम्टम को देखते हैं, डायग्नोस करते हैं और उसको फिर क्योर भी करते हैं, ठीक भी करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंटरप्रेन्योरशिप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नॉट बीइंग अफ्रेड फ्रॉम द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस एंड रिले ऑन वंस कैपेबिलिटी टू सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो रिस्क जो है उसके लिए डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है, खुद पे भरोसा करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असर्टिवनेस, कन्वेइंग एम्पैथिकली वंस विजन एंड कन्विंसिंग अदर ऑफ इट्स वैल्यू, है ना, विजन को वैल्यू में कन्वर्ट करना, ये असर्टिवनेस आता है। परसुएशन, एलिकेटिंग सपोर्ट टू अदर्स इन द वेंचर, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, यही लाइन आपको मैच द फॉलोइंग में भी देखने को मिल सकता है या ट्रू फॉल्स में। परसुएशन मतलब क्या है, एलिकेटिंग सपोर्ट ऑफ अदर्स वेंचर, ऑब्वियसली अपना बिजनेस करते हो, दूसरों की भी मदद करते हो। यूज ऑफ इन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजीज, प्रोवाइडिंग लीडरशिप, मॉनिटरिंग, इंश्योरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द वेंचर एज प्लान। भाई आपने मॉनिटर करना है, जो भी आपने प्लान बनाया है आपको चेक करना है वो प्लान सही है या नहीं है। कंसर्न फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर, इवन एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए भी कंसर्न आप रखते हो, ठीक है। अच्छा, ये जो कास है ना, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना बस, और कुछ याद रखना नहीं है। कैस, KASH, कास। तो K फॉर हो गया नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल्स, H फॉर हैबिट। ये फुल फॉर्म आप ध्यान रखना, यहाँ पे कास का नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स और हैबिट, ये एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर होना चाहिए। अच्छा, ये एक टेबल है और रेयर है कि इससे क्वेश्चन आए, बट क्या पता वो टफ बनाने की कोशिश करे, जो कोई नहीं पढ़ता वो दे दे। तो ये होगा डिजायरेबिलिटी, मतलब आपकी विश, आप क्या चाहते हो, क्या डिजायर है आपकी, है ना। और ये क्या हो गया, सेल्फ एफिकेसी, मतलब एफिशिएंसी कैसी है, यानी कि कितनी एफिशिएंसी है, कम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट बना के देना। तो देखो अलग अलग टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं। पहला हो गया ईगर एंटरप्रेन्योर। तो जो ईगर एंटरप्रेन्योर होता है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा, एक तरीके से रट्टा ही मारना पड़ेगा। हाई डिजायरेबिलिटी और लो सेल्फ एफिकेसी, ध्यान रखना। जो ईगर एंटरप्रेन्योर होता है वो होता है हाई डिजायरेबिलिटी, और मैं आपको यहीं पे याद करा दूंगा, आप कभी भूलोगे भी नहीं। हाई डिजायरेबिलिटी और लो एफिकेसी। और जो रेडी एंटरप्रेन्योर होता है वो तो हाई डिजायरेबिलिटी, हाई सेल्फ एफिकेसी। नॉट रेडी एंटरप्रेन्योर, लो डिजायरेबिलिटी, लो सेल्फ एफिकेसी। पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर होता है वो होता है क्लास आपका लो डिजायरेबिलिटी और हाई सेल्फ एफिकेसी। अब आपको इसे याद कैसे करना है, सेल्फ एफिशिएंट, देखो जो अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ईगर एंटरप्रेन्योर पहले लिख देना, दूसरा हो गया रेडी एंटरप्रेन्योर, तीसरा हो गया नॉट रेडी और चौथा हो गया पोटेंशियल। तो ईगर, पोटेंशियल, रेडी, नॉट रेडी, कैसे याद करोगे, ईगर एंटरप्रेन्योर और ये पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, ये हो गया रेडी एंटरप्रेन्योर, ये हो गया क्लास आपका नॉट रेडी एंटरप्रेन्योर। यहाँ लिख देना डिजायरेबिलिटी में हाई और लो, और यहाँ लिख देना सेल्फ एफिकेसी में लो और हाई। बना के देखना, अगर आप ये बना लोगे ना तो आंसर अपने आप आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये किसके लिए, हाई डिजायरेबिलिटी और लो सेल्फ एफिकेसी। ये जो पॉइंट है किसके सामने है, हाई डिजायरेबिलिटी और हाई सेल्फ एफिकेसी। और जो ये वाला पॉइंट है दोनों में लो डिजायरेबिलिटी, लो सेल्फ एफिकेसी। और ये जो पॉइंट है ये है आपका लो डिजायरेबिलिटी लेकिन हाई सेल्फ एफिकेसी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ईगर एंटरप्रेन्योर, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, हाई मतलब रेडी और नॉट रेडी। अगला और लास्ट टॉपिक जो है हमारा एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन। अब यहां से भी बहुत ज़्यादा चांस है, मतलब मैं 100% कह सकता हूं एक एमसीक्यू जरूर बनेगा आपके सेट में। नीड फॉर अचीवमेंट NAC बोलते हैं, नीड फॉर पावर NPOW बोलते हैं, नीड फॉर एफिलिएशन NF बोलते हैं, और नीड फॉर ऑटोनॉमी और NOT, ठीक है। तो नीड फॉर अचीवमेंट क्या है, नीड फॉर अचीवमेंट जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका मोटिवेशन क्या है। तो सबसे पहला मोटिवेशन है नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर अचीवमेंट इंप्लाइज अ डिजायर टू अकम्प्लिश समथिंग डिफिकल्ट। अब पेपर में सेम यही सवाल पहले पूछा गया था लास्ट टू लास्ट ईयर। नीड फॉर अचीविंग इंप्लाइज अ डिजायर टू अकम्प्लिश समथिंग डिफिकल्ट। समथिंग डिफिकल्ट को पाना वो है क्लास नीड फॉर अचीवमेंट, जो एक मोटिवेशन है एंटरप्रेन्योर के लिए कि जो डिफिकल्ट चीज है ना, जो कोई नहीं कर रहा, हम उस चीज को करें। अगला नीड फॉर पावर, ऑब्वियसली क्लास एंटरप्रेन्योर बनते हो तो पावर भी आपको मिलती है। नीड फॉर पावर इज द कंसर्न, अंबानी को देख लो क्लास कितनी पावर है। नीड फॉर पावर इज द कंसर्न फॉर इन्फ्लुएंसिंग पीपल और बिहेवियर ऑफ अदर
others for moving in the chosen direction and attaining the envisioned objective. अगला नीड फॉर एफिलिएशन, आपको एफिलिएशन मिलता है. ऑफन यू मस्ट हैव हर्ड योर पेरेंट्स सेइंग दैट whatever they do it for their children, है ना. एक कहते हैं ना पेरेंट्स कि भाई हम जो भी करते हैं भाई अपने बच्चों के लिए करते हैं, राइट. इफ अ मैन थिंक्स अबाउट interpersonal relationship, he has a concern for affiliation. It means among other things a tendency of the people to conform to wishes the norm of the business whom they value. Apparently, social activists, environmentalists, teachers, doctors and nurses may seem as predominantly driven by these carry of tradition of business in the family and the community to the business one belongs. May be interpreted as reflecting need for affiliation as well in countries with the colonial past such as आज जैसा हमारा colonial past रहा है, हम गुलाम थे पहले, फिर आज़ादी मिली हमें. First generation of entrepreneurs is independent in India was driven by patriotic forever, ठीक है, fervor and the desire to rebuild the economy left stagnant by alien rule by class alien rulers. One can extremely trace, alien मतलब जो बाहर के लोग हैं, one can certainly trace the some of the element of affiliation motivation such instances. तो affiliation का basically मतलब क्या है कि आप किस चीज़ से affiliate कर रहे हो. तो जो entrepreneur होता है ना वो basically जैसे बहुत सारे आप ऐसा ऐड देखोगे जहाँ पे फौजियों को लाया जाता है, बहुत सारे बाइक के ऐड आते हैं. अभी जैसे इस टाइम ना फौजियों के लिए बहुत अच्छा टाइम है कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं और ऑब्वियसली वो हमारे मतलब पूरे देश का बेड़ा उन्होंने उठा रखा है, फाइट कर रहे हैं, अपनी जान जो है जोखिम में देने, कई लोग शहीद हो गए. तो इस टाइम पे जो बिजनेसमैन है ना उसको एफिलिएट करेगा, वो क्या करेगा, अपनी गाड़ी अपनी बाइक है ना वो लॉन्च करवाएगा किससे, किसी खाकी जो फौजी है ना उनके कपड़ों से, उनके कपड़े पहना के उनसे लॉन्च कराएगा ताकि लोगों का इमोशन जुड़े, लोग कनेक्ट कर सकें और कहीं ना कहीं उनका बिजनेस ग्रो हो. तो नीड फॉर अचीवमेंट, पावर, एफिलिएशन, नीड फॉर ऑटोनॉमी, आज़ादी, अभी अपना खुद का काम करते हो तो आज़ादी ही है. द नीड फॉर ऑटोनॉमी इज डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटेबल टू वन सेल्फ रेदर देन समवन एक्सटर्नल अथॉरिटी फॉर परफॉर्मेंस. तो भैया आप अपना खुद का काम करोगे ना, किसी के अंडर गुलाम थोड़ी रहोगे, तो ऑटोनॉमी मिलती है. ये भी है कि मैं अपना काम करूंगा तो मैं जो है वो कहीं ना कहीं आज़ाद रहूंगा, मेरा खुद का काम है, मैं किसी के अंडर गुलाम नहीं हूँ, किसी से मुझे सुनना नहीं, ऑर्डर लेने किसी के. एंटरप्रेन्योरशिप वैल्यूज एंड एटीट्यूड, ध्यान रखना वैल्यूज और attitude. While explaining human behavior, one often comes across the term the values and attitude. Rather than attempting to distinguish between these two terms, it will be sufficient to say here that taken together, entrepreneurial values or entrepreneur's attitude refers to the behavioral choice individual make for success in the entrepreneurship. आपके values क्या हैं, आपका attitude क्या है जो आपको successful बनाता है. The word choice is important as there is alternative way of behaving too. तो obviously choice तो एक वो ना कि मेरी choice क्या है, मुझे गलत सामान बेच के आगे बढ़ना है या मुझे society के लिए कुछ अच्छा करना है, तो मेरी choice है. In entrepreneurship, a host of behavioral tendencies or orientation have been reported as having a bearing on success. The entrepreneur is cash or cash, जो मैं आपको full form बताया इसकी full form comments में लिख के दिखाना. Label as the habit. Some researchers have called these policies of or strategies. Be it the decision to make a choice about entrepreneurship as a career, it to be decision to choose the product line, growth strategy, profit making, social responsibility, you would be required to make choices. भैया आप अगर एक businessman हो ना तो आपके पास बहुत सारे choices हैं. जैसे मैं एक YouTube पे पढ़ाता हूँ तो मेरी मतलब मेरे को क्या लगता है, मैं किस, जैसे बहुत सारे लोग फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं रिजल्ट का और कुछ भी कि भी आने वाला है, आ जाएगा आपको पागल बना रहे हैं, तो व्यूज़ बटोर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनकी चॉइस है. बट मेरी चॉइस वो नहीं है, ठीक है. मैं पूरे साल 12th को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, वो मेरी चॉइस है. तो अब सबके अपने अपने है ना, किसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या है, क्या प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, बीड़ी बनाना चाहते हो, सिगरेट बनाना चाहते हो, दवाई बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, तो चॉइस है. द चॉइस दैट यू मेक हैव अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस. तो आप जो भी चॉइस कर लेते हो, जो डिसीजन आप लेते हो, वो क्लास परफॉर्मेंस पे आपके इम्पैक्ट डालता है. दैट्स इट. और मैं यही कहूँगा कि मैंने जो जो कॉम्पिटेंसी बताया, फीचर बताया, फंक्शन बताया, डिफरेंस बताया, वो जो मोटिवेशन बताया है यार, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इसको करके जाओ, कास्ट की फुल फॉर्म हो गई, अगर आप ये करके जाओगे ना तो एग्जामिनेशन में इससे बाहर नहीं आएगा. ये कुछ ऐसी चीज़ है जो सिलेक्टेड है कि आपको इतना ही पढ़ना है. आई नो बहुत सारी चीज़ें सर के पार से चली गई होंगी क्योंकि एनसीईआरटी के नोट्स हैं. अब एनसीईआरटी के नोट्स अगर आप
किसी भी चैप्टर का उठा के देखोगे तो वो भी आप मार्केटिंग का एनसीईआरटी देख लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एनसीईआरटी देख लो, वो भी आपके सर से पार चली जाएगी, समझ नहीं आएगी। तो एनसीईआरटी के लैंग्वेज होता ही ऐसा है, बट मजबूरी है, थोड़ा सा चैप्टर मुसीबत देगा, लेकिन आपको जैसे कैश फ्लो आपसे क्लास में नहीं बनता बट पेपर में कैश फ्लो बन जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे ये चैप्टर भले ही कम समझ आएगा, लेकिन जो जो मैंने इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए ना, उनको करके जाना। आज शाम को इसके एमसीक्यू भी लेके आऊंगा, वो भी कर लेना, पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। अगेन ऑल द बेस्ट, सब कुछ मैंने करा दिया है, अब जाओ अच्छे से। अभी फाइनली मेरा ये कंप्लीट हो गया, शाम को इसके एमसीक्यू करा दूंगा, मैक्रो का कुछ रिलेटेड पोर्शन है वो करा दूंगा, एसपीसी से आप पे मॉक्स बनाओ और जाओ, जिसका एग्जाम जब है अच्छे से पेपर दे के आ सकते हो। और डेफिनेटली मैं विश करूंगा, प्रे करूंगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिले और मैं आपसे आपके ड्रीम कॉलेज में आके मिलूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।